देखिए मैं आपको कल तक बता रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब तक हमने पढ़े थे प्रोनाउन, और प्रोनाउन में भी कुछ सीज प्रोनाउन रह रहे थे हमारे। उनमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में हमने बोला था निजवाचक सर्वनाम। देखिए बेटा, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें वे प्रोनाउन जो ये दर्शाते हैं कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। वे प्रोनाउन जो ये दर्शाते हैं कि कर्ता ने कोई काम किया और उससे खुद ही प्रभावित हुआ, और कोई प्रभावित नहीं हुआ, खुद ही प्रभावित हुआ, तो वो कहलाएंगे अपने निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए बेटा कैसे, आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? कर्म होता है। लेकिन यहाँ पर कर्ता का प्रभाव खुद पर पड़ रहा है, इसका मतलब इसका स्थान कहाँ होगा बेटा? कर्म के स्थान पर, अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? मेन वर्ब के बाद। अतः इनका उपयोग वर्ब के तो बाद और ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। अतः इनका उपयोग कहाँ होता है बेटा? वर्ब के बाद होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ठीक है। अब आप लोगों को ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताए थे कि इन्हें एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्वेज जोड़कर बनाया जाता है। अब आप लोगों को रिफ्लेक्सिव केस जो मैंने बताया था प्रोनाउन का, पहले भी इसके बारे में क्लियर हो चुका है जब मैंने चार्ट बताया था हल्का सा, कि जो अपने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है उनके तो पॉजिटिव केस में सेल्फ और सेल्वेज जुड़ता है ना, और जो अपना थर्ड पर्सन है उसके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ और सेल्वेज जुड़ता है। फर्स्ट और सेकंड के तो पॉजिटिव केस में जुड़ता है,
में सेल्फ या सेल्वेज, एक वचन के साथ सेल्फ और बहुवचन के साथ सेल्वेज। सेल्फ और सेल्वेज का जो फंडा था, सेल्फ और सेल्वेज का, वो भी मैंने आपको क्लियरली बताया कि भाई हम जब बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो एफ को हटाकर, जो अंत में एफ आया उसके पहले कॉन्सोनेंट आया, नियम है हमारा, एफ को हटाकर क्या लगा देते हैं, VES, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में सेल्फ और सेल्वेज जोड़ते हैं, और थर्ड पर्सन जो होता है हमारा, उसके ऑब्जेक्टिव केस में क्या जोड़ा जाता है बेटा, सेल्फ और सेल्वेज, एक वचन के साथ सेल्फ और बहुवचन के साथ सेल्वेज। एक वचन के साथ सेल्फ जोड़ा जाता है और बहुवचन के साथ सेल्वेज जोड़ा जाता है थर्ड पर्सन में। कौन से पर्सन में बेटा, थर्ड पर्सन में, ध्यान देंगे। तो इस तरीके से हम इसके उदाहरण थे, या जो अपने रिलेटिव प्रोनाउन थे, सॉरी रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं आप बताएंगे। फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस कौन कौन सा होता है, माई होता है, एक होता है आवर। फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस क्या क्या होते हैं, एक वचन के तो माई होता है और बहुवचन का आवर। माई एक वचन है तो क्या जोड़ दिया हमने, सेल्फ, और आवर बहुवचन है तो हमने क्या जोड़ दिया, सेल्वेज। तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे हुए माई सेल्फ, आवर, सेल्वेज। सेकेंड पर्सन का क्या होगा बेटा, योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्वेज भी हो सकता है। हो गए दोनों के पॉजिटिव केस। अब बचा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ और सेल्वेज जोड़ना है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव केस हो जाता है। कैसे बेटा, समझिए। थर्ड पर्सन में एक वचन में ही, सी और इट होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट, और दे जो बहुवचन है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ये तीनों हमारे एक वचन है और ये हमारा बहुवचन है। बहुवचन में तो क्या जोड़ देंगे हम, सेल्वेज, और इसमें क्या जोड़ देंगे बेटा, सेल्फ। इसमें भी क्या जुड़ेगा, सेल्फ। इसमें भी क्या जुड़ेगा, सेल्फ। तो ये हुए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आ रही है बात समझ में, सबको आ रही है ना समझ में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा। प्रोनाउन का वह रूप, भाई सर्वनाम ही है सारे ही, जो हमने आपको सर्वनाम बताए थे 10 प्रकार के, वो सारे ही क्या है, सर्वनाम है। सभी टाइप के सर्वनाम सर्वनाम ही कहलाएंगे, ठीक है ना बेटा। लेकिन सबके अपने अपने गुण होते हैं। जैसे एक परिवार होता है, एक परिवार में 10 सदस्य हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पचोली परिवार है, पचोली परिवार है, पचोली परिवार में 10 सदस्य हैं। पचोली परिवार में 10 सदस्य हैं, उनमें से कहने को तो वो कौन सा परिवार है बेटा, पचोली परिवार। तो ये कौन सा परिवार है, प्रोनाउन परिवार। तो पचोली परिवार में रतन लाल जी का अपना स्वभाव होगा, अपने काम होंगे, है ना। गिल्लू जी का अपना काम है, अपना स्वभाव है, ठीक है कि नहीं। सबके अपने अपने स्वभाव और अपना। तो वैसे इस परिवार के अपने अपने सदस्य, जो अलग अलग सदस्य हैं, सबके अपने काम और अपने प्रभाव हैं। एग्जैक्ट सी बात है, अपनी अलग पहचान है ना। बाकी है सारे प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर काम आते हैं ये। अब देखिए इनका यूज हमें क्या करना है। पहली चीज़ तो हो गई कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव खुद पे पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ हो गई कि ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम में आते हैं। तीसरी चीज़ हो गई कि वो कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेज, ठीक है। ये हुए। अब जैसे मैं लिखूं, अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए इनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं हम। मैंने अपनी उंगली खुद ही काट ली या स्वयं ने ही काट ली। मैंने लिखा बेटा, मैंने अपनी उंगली खुद ने ही काट ली या स्वयं ने ही काट ली। अब या खुद ही काट ली। अब समझने की बात यह है कि कर्ता कौन है इसमें, मैं। काम का करने वाला कौन है, मैं, आई,
ठीक है। हैव कट, आई हैव कट, मैं काट चुका हूं, या आई कट भी लिख सकते हैं सेकंड फॉर्म सीधे सीधे, आई कट माई फिंगर, मेरी उंगली, माई फिंगर, पजेसिव केस आ गया उसका। अब रिफ्लेक्सिव की बात है, खुद ने ही काटी है, कर्ता ने जो कार्य किया उसका प्रभाव खुद के ऊपर दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे बेटा, आई सब्जेक्ट था ना, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा, जो खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट दिखाता है, खुद को ही प्रभावित दिखाता है, माई सेल्फ। और इसको कहाँ लिखेंगे बेटा, इसके बाद, इसके बाद। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि मान लीजिए पजेसिव केस है, पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे आई गेव माई पेंसिल टू हरी, तो उसमें ऑब्जेक्ट हरी हुआ, किसको दी, हरी को दी, हरी भी प्रभावित हुआ, और मेरी पेंसिल, ठीक है। तो इसको पहले रख दिया, यहां पर लिखेंगे क्या बेटा, माई सेल्फ। मैं खुद उसे पढ़ाता हूं, आई टीच माई सेल्फ। या मैं लिख दूं मैं खुद को पढ़ाता हूं, सपोज दैट मैं पढ़ता भी हूं और खुद को भी पढ़ाता हूं, है ना, मैंने ये लिखा, तो मैं खुद को पढ़ाता हूँ, आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, उसका प्रभाव किस पे पड़ा बेटा, मेरे पे, खुद पे पड़ा। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। इसे ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे, अंत में भी रख सकते हैं, आगे बात समझ में। और दूसरी चीज़ क्या है बेटा, कि इसमें कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव खुद कर्ता पे पड़ना है। तीसरी चीज़ क्या है बेटा, कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के जो पजेसिव केस हैं उसमें सेल्फ और सेल्वेज, एक वचन के साथ सेल्फ और बहुवचन के साथ सेल्वेज लगाकर हम इस प्रोनाउन का रूप तैयार कर सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं। और जो थर्ड पर्सन है उसके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ और सेल्वेज लगाकर इसे तैयार कर सकते हैं। अब इसी के जैसा एक प्रोनाउन और भी है, इसी के जैसा एक प्रोनाउन और भी है, और वो है एम्फेटिक, है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन है आपका, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, एम्फेटिक अधिकारवाचक, मान लीजिए जो अधिकार दर्शाता है ना, उसको अभी मैं बताता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसे जब तक नोट कीजिए, 2-5 सेकेंड में इसे छोड़ता हूँ वीडियो को। यहाँ ये एफ कर लेना सेल्फ। अब देखिए इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एम्फेटिक प्रोनाउन। अधिकारवाचक बोल सकते हैं, प्रभाववाचक बोल सकते हैं, ठीक है। और ये काम आता है किसके लिए बेटा, जोर देने के लिए। देखिए अब मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ आपको, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, और अभी मैंने आपको एक दूसरा प्रोनाउन और बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ लिखना है आपको
एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों ही स्वरूप में समान होते हैं। देखने में या स्वरूप में एक जैसे ही होते हैं। तो देखिए बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों ही स्वरूप में समान होते हैं। स्वरूप का मतलब देखने में एक जैसे होते हैं। अब तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से होंगे। वही प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव में यूज किए थे वही एम्फेटिक भी होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा? माई सेल्फ था, माई सेल्फ था, आवर सेल्वेज था, योर सेल्फ, ये सेल्वेज, देम सेल्वेज, हिमसेल्फ, हर सेल्फ इत्यादि। ठीक है बेटा, इट सेल्फ, सॉरी, दोनों सेम है, सेम है ना, सेम है प्रोनाउन। तो भाई प्रोनाउन मैंने पूछा माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, तो आप फैक्ट सी बात है, रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हो, एम्फेटिक भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई सा बोल सकते हो। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है कि इसको एम्फेटिक बोला और इसी को हमने रिफ्लेक्सिव बोला। कॉमन सी बात है, ध्यान देने वाली बात है ना। तो देखिए इन दोनों प्रोनाउंस में कौन कौन से प्रोनाउन में कौन कौन से दोनों एम्फेटिक है और रिफ्लेक्सिव है। दोनों में ही किसका अंतर है बेटा? स्वरूप का नहीं, कार्य रूप एवं उपयोग के स्थान का अंतर है। कार्य रूप और उपयोग के स्थान का अंतर है। ठीक है, आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव जो था उसमें इसका उपयोग ऑब्जेक्ट की तरह मेन वर्ब के बाद में किया गया था। कहाँ किया गया था बेटा? मेन वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। तो एम्फेटिक का कार्य रूप क्या होगा बेटा? ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन का उपयोग कर्ता को महत्व देने के लिए, किसको बेटा? कर्ता को महत्व मतलब इंपॉर्टेंस देने के लिए किया जाता है और इसे वाक्य में कहाँ रखा जाएगा बेटा? सब्जेक्ट के या कर्ता के बाद।
एम्फेटिक प्रोनाउन का उपयोग कर्ता को महत्व देने के लिए किया जाता है। पहली चीज़ उसमें क्या करने के लिए किया जाता था, कर्ता पे प्रभाव दिखाने के लिए। रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करते थे कर्ता पे प्रभाव दिखाने के लिए, और एम्फेटिक का प्रयोग करते हैं कर्ता को महत्व देने के लिए। ठीक है। और जो रिफ्लेक्सिव था उसका यूज करते थे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर, अर्थात मैन वर्ब के बाद, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, सब्जेक्ट या कर्ता के बाद। ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन, उस प्रश्न को मैंने खुद ने हल किया। अब मैंने खुद को महत्व दिया कि नहीं इसमें, कि उस प्रश्न को मैंने खुद ने ही हल कर लिया। महत्व दे रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैं खुद को, भाई किसी की सहायता नहीं ली मैंने, खुद ने ही हल कर लिया। तो ये चीज़ पता लगी कैसे बेटा, कि माई सेल्फ का यूज हमने कहा किया है सब्जेक्ट के बाद, मैंने खुद ने ही हल किया, महत्व दिया है, प्रभाव दिखाया है खुद का कि मैं प्रभावी था, तभी तो मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इसकी जगह ये लिख दिया होता, आई सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन माई सेल्फ, आई सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन माई सेल्फ, तो ये कौन सा हो जाता, रिफ्लेक्सिव हो जाता। समझ में आ गई बात, कि ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लीजिए आप, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसका यूज का जो स्थान है उसके आधार पर अंतर है इन दोनों में। कि उसको तो कहाँ यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, और एम्फेटिक को एम्फेटिक के रूप में कब आएगा ये, जब इसका सब्जेक्ट के बाद में उपयोग होगा। मैं टोटली लिख चुका हूँ। ठीक है। जैसे और लिखूँ मैं, सी हर सेल्फ वाशेज हर क्लॉथ्स, वह खुद अपने कपड़े धोती, वह खुद अपने कपड़े धोती है। तो इसमें खुद को इंपॉर्टेंस दे रही है। जैसे मैंने पूछ लिया कि भाई कपड़े बड़े साफ दिखते हैं इस बहन के, इसके कपड़े कौन धोता है, क्या धोबी से धुलवाती है, नहीं, वह अपने कपड़े खुद ही धोती है। तो इसमें महत्व किसको दिया, खुद को ही महत्व दिया गया, खुद कर्ता को ही महत्व दिया गया जिसने काम को किया, काम हुआ इसमें कपड़े धोने का, और उसमें महत्व दिया गया उसको खुद को। ठीक है ना। जैसे दे दैम सेल्वेज, दे दैम सेल्वेज, वे स्वयं, ये वे खुद, कंप्लीट दियर होमवर्क, वे खुद अपना गृह कार्य करते हैं, या वे स्वयं अपना गृह कार्य करते हैं। इसमें भी महत्व किसको दिया गया है बेटा, दे को, सी को और आई को महत्व दिया गया है। महत्व देने वाले वर्ड कौन से हैं, हर सेल्फ, दैम सेल्वेज, माई सेल्फ। आगे बात समझ में। तो कुल मिलाकर दोनों में डिफरेंस कितना सा है, स्थान का डिफरेंस है। अगर अंग्रेजी के सेंटेंस हम देखते हैं तो स्थान जो एम्फेटिक का होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है, रिफ्लेक्सिव का होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह होता है, मैन वर्ब के बाद होता है। इज दैट क्लियर, दैट क्लियर। अब देखिए बेटा, अगर वैसे हम देखें दूर से एग्जाम्पल्स को कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो भी एम्फेटिक प्रोनाउन हैं वही हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं। बस डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम में आता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज आता है, और एम्फेटिक जो है जस्ट प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो होता है हमारा उसके बाद यूज में आता है। वो किसके लिए काम में आता है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए काम में आता है, किए गए काम का प्रभाव दिखाने के लिए कि वो कर्ता पे ही पड़ रहा है। और एम्फेटिक का यूज किसके लिए करते हैं हम, किसके लिए करते हैं, कर्ता को प्रभावी बनाने के लिए, उसको महत्व देने के लिए, उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए नोट कर सकते हो इसे।
देखिए बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल। प्रोनाउन, परस्परता वाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, ठीक है। ये वे प्रोनाउन हैं जो एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध को दर्शाते हैं। एक दूसरे के साथ परस्पर जो संबंध होता है बेटा, उसे ये दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये वे प्रोनाउन है जो एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध को दर्शाते हैं, और ये हैं ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ये दो प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर। ये एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध को दर्शाने का कार्य करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसिप्रोकल। देखिए बेटा, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है। ईच अदर का अर्थ भी होता है एक दूसरे के साथ, और वन अनदर का अर्थ भी यही होता है। दोनों का अर्थ सेम होता है। अब अर्थ सेम होने के नाते हम क्या करते हैं, कहीं भी किसी का भी प्रयोग कर देते हैं। आगे बात समझ में। तो देखिए, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि ईच अदर का जो यूज है वो दो या दो से अधिक के बीच संबंध दर्शाने के लिए होता है ना। दो या दो से अधिक के बीच संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग होता है किसका बेटा, ईच अदर का। वन अनदर, वन अनदर इसका अर्थ भी वही एक दूसरे के साथ होता है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है बेटा, दो से अधिक के लिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि आज धीरे धीरे यूज करते करते वास्तविकता में तो इसी तरीके से इसका यूज होना चाहिए इसका, क्योंकि दो से अधिक के लिए ये भी है, दो से अधिक के लिए ये भी है, तो उस कंडीशन में तो हम दोनों का कर सकते हैं। लेकिन केवल दो के बीच में संबंध दिखाना हो तो हमें किसका प्रयोग करना है, ईच अदर का। केवल दो के बीच में दिखाना हो तो, और दो से अधिक के लिए दिखाना हो तो कोई से का भी कर सकते हैं। नहीं समझे, दो के बीच में संबंध दिखाना, जैसे मैं कहूँ दोज टू बॉयज, दोज टू बॉयज, वे दो लड़के हेल्प्ड ईच अदर, क्योंकि कितने हैं बेटा, दो। वे दोनों लड़के या वे दो लड़के एक दूसरे की सहायता करते थे। वे दोनों लड़के एक दूसरे की सहायता करते थे। एक दूसरे की मतलब परस्पर, वो उसकी वो उसकी, परस्पर संबंध हो गया ना दोनों के बीच में। कितनों के बीच में हुआ बेटा, दो के बीच। तो हमने किसका प्रयोग किया, ईच अदर का। किसका प्रयोग किया, ईच अदर का। इसकी जगह मैं लिख दूं कि दोज बॉयज हेल्प्ड ईच अदर भी कर सकता हूं, वन अनदर भी कर सकता हूं। दोनों में से कोई सा भी करूंगा, इसमें सही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें संख्या नहीं दी हुई है, दो ही लड़के हैं ऐसा थोड़ी कहा गया है। दोज बॉयज, वे लड़के, अब वो तो
2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन क्लियर तो नहीं है ना अपने पास। इसका मतलब हम इसको बहुवचन में लेकर चल रहे हैं। वहाँ 2 लड़के तो केवल 2 ही थे, लेकिन यहाँ 2 से अधिक मानकर चल रहे हैं। जब 2 से अधिक हैं तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब 2 से अधिक में तो कोई सा भी कर दो आप, लेकिन 2 के लिए किसका करोगे बेटा? 2 के बीच में संबंध दर्शाने के लिए ईच अदर का। आगे ना आप लोगों को बात समझ में? यही डिफरेंस है इन दोनों के यूज में। ठीक है बेटा। अब आप लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन सा है, ये काम नहीं आएगा आपके, बल्कि काम क्या आएगा कि ईच अदर का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, वन अनदर का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, माई सेल्फ का प्रयोग हमें प्रभाव दिखाने के लिए, महत्व दर्शाने के लिए कहाँ करना है, माई सेल्फ का प्रयोग कर्ता के ऊपर प्रभाव दिखाने के लिए कहाँ करना है। इस तरीके की जो चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके काम में आएंगी जब हम सेंटेंस निर्माण करेंगे। ये चीज़ें काम नहीं आएंगी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा है। तुमको कौन सा दोबारा क्लास लेके पढ़ाना है कि एग्जैक्ट तुम्हें सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब मुझे तो पढ़ाना है इसलिए मैंने रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिखा। आगे बात समझ में? अगर नहीं पढ़ाना होता तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता कि भाई ईच अदर का यूज़ सीखो आप कहाँ करते हैं, वन अनदर का यूज़ सीखो आप कहाँ करते हैं। ठीक है। हिमसेल्फ का यूज़ कहाँ और किस कंडीशन में हो सकता है, हर सेल्फ का यूज़ कहाँ और किस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है। आई का यूज़ कब करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, माई का प्रयोग कहाँ करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जब भी हम आई का प्रयोग करेंगे बेटा पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, पर्सनल प्रोनाउन बताया था ना मैंने आपको, पर्सनल प्रोनाउन में आई का जब भी यूज करेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में तो आई को हमेशा कैपिटल लिखेंगे, चाहे कहीं भी लिखना पड़े। जैसे अपन लिखते हैं सेंटेंस में नियम लिखने के नियम होते हैं ना, क्या होते हैं बेटा कि स्टार्टिंग में पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे शॉर्ट वो स्मॉल। सी, ही, सी, एंड, वह एक लड़का, वह एक लड़की, और मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ आई को मैं क्या करूँगा बेटा कैपिटल लिखूँगा, जबकि देखो यहाँ एस स्मॉल है। आगे बात समझ में? केवल ये कैपिटल है, मतलब इसको जब मैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज़ कर रहा हूँ तो ये किस में आएगा बेटा, किस में आएगा? कैपिटल। हाँ, अगर किसी स्पेलिंग में आ रहे हैं इंदिरा तो वो तो खैर नाम का हो गया। वेंट टू या वेंट इन लिखना हो तो इनमें भी आई का यूज हुआ है तो स्मॉल लिखेंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है तो आई को क्या लिखेंगे? हमेशा ही कैपिटल लिखेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए, थैंक्स। बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे हम कल।